चुप हो जा प्लीज, चुप हो जा, चुप हो जा। भगवान, बेबी, बेबी, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? तुम फिर पैसे मांग रहे हो? शराब भी नहीं है? नहीं बेबी, बेबी, उस इंस्पेक्टर ने फिर से मुझे बुला लिया था पुलिस स्टेशन। अब पूरे 4 घंटे बिठा के रखा था उसने मुझे, और इस शर्त पे उसने मुझे छोड़ा है कि मैं उसे 1000 रुपये दे दूं। और उस दिन भी मुझे इसी शर्त पे उसने छोड़ा था बेबी। अगर 2-4 दिन में मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो फिर से मुझे अंदर बंद कर देगा। अंदर ही बंद रहो, इसी लायक हो तुम। बेबी ऐसा मत कहो बेबी। 1000 रुपये ना सही, कम से कम 500 तो दे दो, ताकि मैं उससे कुछ दिनों के लिए तो बच सकूं। 500 रुपए की बात कर रहे हो तुम? चलो, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। जब से शाम से शादी हुई है मैंने पैसे का मुंह तक नहीं देखा। और हॉस्पिटल में कितना खर्चा हो गया मालूम है? कहां से दे दूं तुम्हें पैसे? अरे कोई नजर नहीं आ रहा है, कहां चले गए सब लोग? एक चाचा जी के जाने से घर में कौवे बोलने लगे। चाची जी, चाची जी। नमस्ते चाची जी। नमस्ते। आपको देखकर तो जान में जान आ गई। शुक्र है आप घर पर तो हैं। मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन तू अचानक कैसे आ गया? चाची जी, बेबी की और बेबी की खबर तो आपको मिल ही गई होगी, बस उसी की बधाई देने चला आया। हालात ने इस खुशी को बधाई का हकदार भी नहीं रखा लल्लू। वैसे एक तो ये यहाँ है नहीं, दूसरा मेरी तबीयत भी आजकल ठीक नहीं रहती, और फिर रत्ना की बातों ने वो जज्बा ही खत्म कर दिया है जो एक माँ और बेटी के बीच होता है। क्या इसलिए आप अब तक अपने नाती को देखने नहीं आई? यही समझ लो। बच्चे को देखने जाती तो एक बार फिर हमेशा की तरह रत्ना की चुपती बातों का शिकार होना पड़ता। अब मेरी सारी हिम्मत टूट गई है लल्लू। पहले मुझे हर रिश्ते से प्यार था, अब मुझे हर रिश्ते से डर लगने लगा है। चाची जी, आप बहुत भावुक हैं, यही तो आपकी कमजोरी है। मेरी छोड़, ये बता रत्ना और उसका बच्चा तो ठीक है? हाँ, अब तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में ठीक रहेंगे या नहीं ये कहना जरा मुश्किल है चाची जी। क्यों? रत्ना को कोई परेशानी है लल्लू? आज हर इंसान की परेशानी पैसों पर आकर रुक जाती है चाची जी। बेबी की भी यही परेशानी है। आप तो जानती ही हैं चाची जी, जमाई राजा का कुछ कमाना या ना कमाना बेबी के लिए कुछ मायने नहीं रखता। अब बेबी के पास जो कुछ भी पैसा बचा था वो अस्पताल में खर्च हो गया, और इसके बाद भी अस्पताल का 10,000 रुपया बाकी है। 10,000? हाँ चाची जी, अगर आपको यकीन नहीं होता तो ये देखिए अस्पताल के बिल्स। नहीं नहीं लल्लू, रहने दो, मैं बिल देखकर क्या करूंगी? हाँ चाची जी, आप सच कह रही हैं। आप ये बिल्स देखकर क्या करेंगी? लगाने दो अस्पताल वालों को बेबी के घर के चक्कर, वो कभी ना कभी तो उनका उधार चुका ही देगी। अस्पताल वाले रत्ना के घर के चक्कर लगा रहे हैं? हाँ चाची जी, मैंने तो सुना है वो लोग हिसाब चुकता किए बिना बेबी को घर आने ही नहीं दे रहे थे। जैसे तैसे कहे सुनकर बेबी घर तो आ गई, लेकिन वो लोग पीछे पीछे घर आने लगे। बहुत परेशान है बेबी। चाची जी, आप ये मत समझना कि मैं आपसे पैसे मांगने आया हूं। आपने बेबी का हाल पूछा, मैंने बता दिया, वरना मैं जबान ना खोलता।
वहाँ रत्ना पैसों के लिए परेशान है और यहाँ किसी को पैसों की कदर ही नहीं है। चाची जी, कहीं आप पैसे देने मत लग जाना, बेबी बुरा मान जाएगी। लल्लू पैसे लेकर जाना, लेकिन रत्ना को ये मत बताना कि तुम पैसे कहाँ से लेकर आए थे। अरे वाह चाची जी, बेबी कितनी किस्मत वाली है जिसे आप जैसी माँ मिली। वाह। मैं पैसे लेकर आती हूँ। सर, मेरा नाम चंदू है। मैं इसी फैक्ट्री में काम करता हूँ सर। सर, आपसे मुझे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है इस फैक्ट्री के बारे में। हाँ बोलो चंदू, क्या बात? सर, बात कुछ ऐसी है कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहूँगा। अकेले में? चलो। अब कहो चंदू, क्या बात है? सर, सच बात तो यह है कि ये बात हम शारदा मैडम और रघु सर से करना चाहते थे, लेकिन आप भी तो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप ही ने उनका घर बनाया है ना? साफ साफ कहो चंदू, तुम बात घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हो? सर, बात ही कुछ ऐसी है, कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि फैक्ट्री का किसी भी तरीके से भला हो। डरो मत चंदू, खुलकर बताओ, वो कौन लोग हैं जो फैक्ट्री का भला नहीं चाहते? एक तो वो ज्वाला है जिसे हमेशा नेतागिरी में दिलचस्पी रहती है। वो मैनेजर के साथ मिलकर हमेशा वर्कर्स को भड़काता रहता है। लेकिन ये लोग, मेरा मतलब ज्वाला और तुम्हारा नया मैनेजर, ये सब क्यों कर रहे हैं? साहब, मुझे ज्यादा तो पता नहीं, बस मैंने उन दोनों को बातें करते हुए सुना था। वो हमारी फैक्ट्री को मिलने वाले कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरी फैक्ट्री को दिलवा रहे हैं, जिससे उन्हें कमीशन मिलेगा। अच्छा, तो ये बात। अरे साहब, कहने को तो वो हमारे बड़े साहब हैं, लेकिन साहब वो दूसरे धंधे में, मेरा मतलब चोरी करके, छोटे मोटे घोटाले करके इस फैक्ट्री को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा चंदू, मुझे ये बताओ कि इस काम में उनके साथ साथ और कौन शामिल है? अब फैक्ट्री के कुछ वर्कर्स हैं साहब। क्या है साहब कि 200-300 रुपए देकर ये लोग उन्हें बहकाते रहते हैं। ठीक है चंदू, अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं इस मसले की तह तक जाऊंगा। गंगा मैया की कसम, 100% सच कह रहा हूँ। और साहब, आपको बताने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आप जाकर शारदा मैडम और रघु सर को ये बात बता दें ताकि इनके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जा सके और साहब हमारी फैक्ट्री बच जाए। तुम फिक्र मत करो चंदू, तुम उन लोगों पे नजर रखो और मुझे बराबर खबर देते रहना। ठीक है साहब। अब इन लोगों को पता चलेगा। अरे लल्लू, तुम? अरे कमला रानी, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, तुम अपने हाल सुनाओ। भाई, मेरे हाल तो पहले बुरे थे, अब थोड़ी देर पहले अच्छे हुए हैं। अच्छा? हाँ। ऐसा क्या हो गया थोड़ी देर पहले? अरे तुम जो मिल गई। रहने दो, वैसे तो महीनों शक्ल नहीं दिखाते हो और सामने दिख जाओ तुम मस्का मारने लगते हो। अब क्या करे मेरी रानी, मैं तो मिलना चाहता हूँ लेकिन ये कमबख्त समय ही नहीं मिलता। हाँ, ये बताओ यहाँ कैसे आए? चाची जी से मिलने आया था और ये लेने। सारे रुपए? ए लल्लू, इतने सारे रुपए का तुम क्या करोगे? घूमूंगा, फिरूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, ऐश करूंगा और क्या। अच्छा, ए लल्लू, ये सब क्या तुम अकेले करोगे? नहीं नहीं, तुम्हें साथ लेकर करूंगा। मैं जानती हूँ तुम झूठ बोल रहे हो। महीनों महीनों तो मेरी याद नहीं आती और अब इतना रुपया लेकर तुम मुझे क्यों याद करने लगे भला? अरे नहीं मेरी रानी, तुम्हें जरूर याद करूंगा। ये पैसे खर्च करते समय तुम्हें जरूर याद करूंगा। अच्छा? हाँ, बल्कि तुम्हें साथ लेकर खर्च करूंगा। मैं कैसे मान लूं तुम्हारी बात? मैं कसम खाता हूँ, जबान देता हूँ, ले लो। रहने दो, जबान रहने दो, ये रुपए दे दो, ये मेरे पास रहेंगे तो इस बहाने तुम भी आते रहोगे, क्यों? कमला, कमला बाहर किससे बातें कर रही हो? लल्लू, अभी तुम जाओ, कल बाजार में मिलना, वहां मैं रोज इसी वक्त सब्जी लेने जाती हूँ, ठीक है? हाँ। बाय बाय। अरे कमला, कमाल है, कमला ने मुझे ही चूना लगा दिया। नमस्ते जी। नमस्ते। आप ही इस फैक्ट्री के नए मैनेजर हैं?
हाँ हूँ। जी मेरा नाम योगेंद्र सबरवाल है, मगर क्या? मगर आप मुझे योगी बुला सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। मैं शारदा जी के नए घर का आर्किटेक्ट हूँ। अच्छा, बताइए आपको मुझसे क्या काम है? शारदा जी के घर के कुछ पेमेंट्स बकाया हैं। तो जाइए, जाकर उनसे ले लीजिए। जी मुझे शारदा जी ने आपके पास भेजा है चेक कलेक्ट करने के लिए। देखिए मिस्टर योगी, बिना जान पहचान के मैं आपको चेक कैसे दे दूं? इसका मतलब ये हुआ कि शारदा जी ने इस सिलसिले में आपसे कोई बात नहीं की। मेरी याददाश्त इतनी भी कमजोर नहीं है। जी मेरा ये मतलब नहीं था, आप अब भी उनसे बात कर सकते हैं, ये चेक बहुत जरूरी है। देखिए उन्हें मैं बेवजह डिस्टर्ब कर नहीं सकता, और अगर चेक इतना जरूरी होता तो मैडम मुझसे फोन पर बात जरूर करती। हाँ शायद आप ठीक कह रहे हैं। लगता है आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। शक कर रहे हैं आप मुझ पर? जी बिल्कुल नहीं, मैं आप पे भला कैसे शक कर सकता हूँ? आप तो इस फैक्ट्री के मुलाजिम हैं। बेशक हूं, और इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैडम ने मुझसे कहा होता तो मैं आपका काम जरूर कर देता। तो ठीक है, मैं मैडम से जाके मिलता हूं और फिर आपके पास हाजिर होता हूं। यही बेहतर होगा शायद। शुक्रिया मिस्टर मैनेजर। You're always welcome। नमस्ते। सूरज तुम? हाँ मैं। कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे पता था कि तुम इस दुनिया में नहीं रहा। यही ना, वो खबर झूठी थी दीपा। सच बात तो ये कि हमारा एक्सीडेंट ही नहीं हुआ था, बल्कि हमें मरवाने की साजिश थी। किसने की थी ये साजिश? धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल जाएगा दीपा। फिलहाल मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे लेने? हाँ दीपा, हम एक ऐसी दुनिया में जाके रहेंगे जहाँ हम आराम से रह सके, सुकून से जी सके, जहाँ कोई हमारा दुश्मन ना हो, जहाँ कोई हमारे प्यार को नजर ना लगाए। बोलो दीपा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सोच क्या रही हो दीपा? अगर तुम सोचने में समय गवाओगे तो फिर हम कभी नहीं मिल पाएंगे दीपा। ऐसे मौके दोबारा नहीं आते दीपा। लेकिन सूरज। लेकिन छोड़ो दीपा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। दीपा तुम मेरे साथ चलो। क्या देख रहे हो यहाँ वहाँ बड़ी बड़ी आंखें करके? हाँ बोलो। शारदा, हाँ लाओ मुझे दे दो मुन्ना थोड़ी देर के लिए। नहीं, थोड़ी देर के लिए मेरे पास रहने दो। सारा समय तो आप ही के साथ था ना। अच्छा भाई। पापा के साथ ही रहते हो आजकल, मेरे पास आते ही नहीं हो। क्यों? अरे आइए आइए सबरवाल साहब, इस तरह दस्तक देने की क्या जरूरत है? आइए। नहीं रघु जी, कभी कभी फॉर्मेलिटी जरूरी हो जाती है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। ना बेटा। आइए बैठिए। ना बेटा राजा ना। कहिए कैसे आना हुआ? बोले बेटा। आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी थी। मकान के बैलेंस पेमेंट के सिलसिले में? जी उस बारे में भी, और उसके अलावा कुछ और भी। आपको पेमेंट तो मिल गई है ना? नहीं मैडम, कल मैं फैक्ट्री गया था, मैनेजर से मिला, उसने कहा कि पेमेंट के बारे में आपका उसके पास फोन नहीं आया। शारदा तुमने फोन नहीं किया? नहीं, मैंने जरूरी नहीं समझा। मुझे लगा कि मैनेजर समझ गए होंगे कि मेरे कहे बिना तो आप वहां पेमेंट के लिए जाएंगे नहीं। जी वो समझ तो गया था, लेकिन जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। मतलब रघु जी, मुझे वो आदमी कुछ अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि वो आदमी आपके फैक्ट्री ना जाने का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों लगा आपको सबरवाल साहब?
जी आप ही का एक वर्कर मिला था, क्या नाम बताया था उसने? चंदू। हाँ। वो कह रहा था कि आपके पीछे फैक्ट्री में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। हालात बहुत नाजुक हैं। ये बात आपसे चंदू ने कही या आपने भी महसूस किया? चंदू ने तो कहा और मैंने भी महसूस किया। मेरे ख्याल से हमें फैक्ट्री जाना शुरू कर देना चाहिए शारदा। मैं कैसे जा सकती हूँ? इतने छोटे बच्चे को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। आप जा सकते हैं। एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है। क्या? क्यों ना हम फैक्ट्री के कामकाज की जिम्मेदारी सबरवाल साहब को सौंप दे? अरे नहीं नहीं रघु जी, मैं भला वहां क्या करूंगा? अरे भाई, वही जो शारदा करती थी। मैं तो अपनी जिम्मेदारियां संभाल लूंगा, लेकिन शारदा की लिखने पढ़ने वाली जिम्मेदारियां कौन संभालेगा? उसके लिए तो एक आदमी की जरूरत पड़ेगी ना। और आपसे ज्यादा ईमानदार आदमी हमें कहां मिलेगा सबरवाल साहब? क्यों शारदा? आप करना चाहेंगे काम? मैं? आप सोच क्या रहे हैं सबरवाल साहब? बताइए, हमारे साथ काम करेंगे? मैं भला आपको इनकार कैसे कर सकता हूं? ओफो, इतनी सारी सब्जी दे दी, क्या मैं इतना खाती हूँ? वैसे भी तुम इतना अच्छा खाना नहीं बनाती कि खाने में दिलचस्पी हो मेरी। जब देखो मेरी बेटी को परेशान करती रहती हो, आता जाता कुछ है नहीं। और अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? हाँ, जाओ जाकर पानी लेकर आओ। जी। थोड़ा सा सब्र कर लो, कुछ ही दिनों की बात है ना। तुम्हारी बातें सुनते सुनते तो मेरे कान पक गए हैं अजय। पता नहीं हमारी किस्मत कब खुलेगी। माँ, तुम अपने बेटे को जितना निकम्मा समझती हो वो उतना ही होशियार है। मैंने ऐसे ही नहीं दीपा के इलाज पर इतना पैसा बहा दिया। तुम देखना माँ, कुछ ही दिनों में दीपा की माँ तुम्हारी चौखट पर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आएगी। बेटा, मुझे तेरी शादी से बहुत उम्मीदें हैं। माँ, तुम्हारी सारी उम्मीदें पूरी होंगी, बस थोड़ा सा सब्र कर लो। बेटा, एक बात का ख्याल रखना, माया इस शादी में जितने पैसे खर्च करना चाहती है, हमें उससे दुगने खर्च करवाने हैं। हाँ, मगर ये शादी बहुत सादी होगी। मैं तो तुम्हारे चेहरे पे सेहरा देखना चाहती हूँ। माँ जी, माँ जी, मैं आज तक इस घर में सब कुछ सहती रही, लेकिन कम से कम आप मेरे होते इस घर में दूसरी बहू तो मत लाइए। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। तेरी ये मजाल मुझसे जबान लड़ाती है। कहीं तुमने तो चाबी नहीं भरी इसमें, वरना जिस लड़की के मुंह में जबान ना हो, आज वो मेरे ही घर में मुझे बता रही है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बस करो माँ, तुम बैठ जाओ, मैं देखता हूं इसे। बहुत जबान चलती है तेरी ये मजाल मेरे ही सामने, मेरे ही घर में मेरी मां की बेइज्जती करे। तूने जब से इस घर में कदम रखा है, उस दिन से लेकर आज तक तूने सिर्फ मनहूसियत फैलाई है, सिर्फ मनहूसियत। और तो और एक वारिस तक नहीं दे सकी तू। मनहूस है तू। आपके जो जी में आया आप कह दीजिए, लेकिन मेरे होते कम से कम दूसरी शादी तो ना कीजिए। मैं आज तक आप लोगों की सारी जातियां ये सोचकर सहती रही कि आप लोग मेरे अपने हैं, ये घर मेरा अपना है, लेकिन मुझ
नसीब का तो यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि मेरा पति भी मेरा अपना नहीं है। नहीं, मैं आपको दूसरी शादी कभी नहीं करने दूंगी। धमकी दे रही हो? मुझे धमकी दे रही हो तुम? क्या बिगाड़ लोगी तुम? क्या बिगाड़ लोगी? अगर मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती तो कम से कम अपना तो बिगाड़ सकती हूँ ना।